हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी पॉइंट। जैसा कि मैंने इससे पहले जो क्लास लिया था उसमें मैंने जेपीएससी की तैयारी में मैंने जेपीएससी का सारा सिलेबस बताया था और जिसमें मैंने बताया था कि पहले हमें प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। और उसमें मैंने देखा था कि उसमें पहले हमें झारखंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, उसे मैं पहले कवर करना चाहूंगी क्योंकि एक पेपर जो झारखंड जीएस है जो 200 मार्क्स का है उसे मैं कवर कराने के क्रम में मैं उसका जो सिलेबस है कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ। जिसमें सिलेबस में पहला टॉपिक जो है हमारा है मुंडा शासन व्यवस्था। तो मुंडा शासन व्यवस्था के जो हम जनक मानते हैं ऋषा मुंडा। जैसा कि कहा गया कि मुंडा कुछ लोगों का प्राचीन विचारधारा है। जैसे हमने मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ते समय हमें कुछ विचारधाराओं पर चर्चा करते हैं। जैसे कुछ विचारक मानते हैं कि मुंडा आए थे तिब्बत से, कुछ मानते हैं ये दक्षिण पश्चिम भारत से आए थे, कुछ मानते हैं ये दक्षिण पूर्वी भारत से आए थे। दक्षिण पश्चिम भारत मतलब क्या हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ये महाराष्ट्र। दक्षिण पश्चिम भारत मतलब महाराष्ट्र हो गया और आपका गोवा। और दक्षिण पूर्वी भारत मतलब हो गया आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला भाग। तो जैसा कि इसके जब ये आए थे तो इन्हें यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उसे काफी संघर्ष करना पड़ा। यहाँ पर इन्हें असुरों से काफी लड़ाई करनी पड़ी और तब ये अपना साम्राज्य यहाँ स्थापित कर सके। यहाँ के जो पहले से रहने वाले जो असुर थे, आदिवासी थे, उनसे इन्हें संघर्ष करना पड़े। तो इन मुंडाओं का जो हेड था, जैसे कि आप कभी भी निकलते हैं तो आप समूह में, तो उनका एक प्रतिनिधि, एक लीडरशिप जो करता है, तो वो थे हमारे ऋषा मुंडा। तो ऋषा मुंडा जो थे वो क्या आए थे, तो वो अपना एक साम्राज्य जो बनाए थे वो उनका नाम दिए थे सोना लेकन दिसुम, जिसका अर्थ है सुनहला गांव। ओके फ्रेंड्स, जो ऋषा मुंडा थे, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो मुंडा शासन व्यवस्था के मेन जो थे लीडर वो ऋषा मुंडा थे। उन्होंने अपना एक साम्राज्य, जो यहाँ के लोग जब ये भारत आए तो सबसे पहले ये यहाँ पर इन्हें यहाँ के रहने वाले असुरों से काफी जब यहाँ आए तो इन्हें यहाँ के रहने वाले असुरों से काफी संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने अपना एक साम्राज्य स्थापित किया जिसका नाम उन्होंने रखा सोना लेकन दिसुम, जिसका अर्थ है सुनहला गांव। तो ऋषा मुंडा जो थे वो खुद इसके प्रतिनिधि नहीं बने, जो रखे थे सोना लेकन दिसु, इन्होंने अपना प्रतिनिधि अपना एक रखा जिसका नाम था सुतिया पाहन, जो इसके सहयोगी थे ऋषा मुंडा के। तो सुतिया पाहन के नाम पर ही इन्होंने सुतिया नागखंड की स्थापना की। ऋषा मुंडा के द्वारा अपने एक सहयोगी सुतिया पाहन के द्वारा सुतिया नागखंड की स्थापना की गई। अब जैसा कि हम बताते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में, मुंडा शासन व्यवस्था कैसी व्यवस्था थी, तो पहला पॉइंट में आप बोलिएगा सहकारी व्यवस्था थी। तो सहकारी का मतलब क्या हुआ, आपस में मिलजुल के चलना, यानी कि इन्हें पेमेंट नहीं मिलता था या फिर इन्हें कोई भी टैक्स नहीं मिलता था। तो सहकारी बोले या फिर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। मुंडा शासन व्यवस्था कैसी थी, सहकारी या गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो मुंडा शासन कैसी, पहला ये पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट ये हो गया कि मुंडा जब आए तो जैसे हमारी 32 प्रकार की जो जनजाति है उसमें मुंडा जो है सबसे पहले मुंडा ही यहाँ पर आए, जो छोटे नागपुर में प्रवेश किए
हमारे झारखंड में आए। तो झारखंड पहले कैसा था, बिल्कुल जंगल ही था। तो वो जंगल काट काट कर यहाँ रहने लगे। तो जंगल काटने के क्रम में वो जैसे जंगल काटते थे वो अपना रहने का घर रहते थे। तो वो घर जो बनाते थे, जैसा कि आपने कहा कि फ्रेंड्स, जैसा कि मुंडा यहाँ पर आए तो यहाँ पर ये जंगल काट कर रहने लगे। तो जंगल काट करके जो इन्होंने रहने लायक जगह बनाया, यानी कि अपने परिवार बसाने के लिए जगह बना, उसे हम क्या कहने लगे, खूंट। तो मुंडाओं द्वारा जो जंगल काट कर रहने लायक जो जमीन बनाया गया परिवार बसाने के लिए, उसे हम क्या कहें, खूंट। तो ये खूंट हो गया। और बहुत सारे खूंट मिलकर हमारे क्या बने, हातू, जिन्होंने इसे हातू का नाम दिया। हातू का अर्थ है गांव। जैसा कि आपने अभी भी बहुत सारे गांव हैं, उसका नाम आपने सुना होगा, जैसे बिरसा मुंडा का गांव है उली हातू। तो और भी बहुत सारे गांव हैं जो जिन्हें हमें लास्ट में हातू जुड़ा रहता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था सबसे पहला तो ये आपके एक पॉइंट बना कि ये सहकारी गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ये कितने पार्ट में डिवाइड था। तो मुंडा शासन क्या है, ये 4 स्तरीय आप बोल सकते हैं। नोट कर लीजिए आप सभी, ये 4 स्तरीय शासन व्यवस्था थी। पहला हो गया हातू, दूसरा हो गया आपका पीठ, तीसरा हो गया पहाड़ा, चौथा हो गया राज। सॉरी, यहाँ पर पीठ नहीं, पट्टी। जैसा कि हातू गांव, हातू जो था, हातू का प्रधान हमारा क्या था, हातू मुंडा, जो हमारा प्रशासनिक प्रधान होता था। और उसके एक सहयोगी थे जिनके हम कहते थे पाहन। जैसे कि अभी भी देखिए कि हमारा जैसे भारत देश चल रहा है, तो उसमें पहले होते हैं कि राष्ट्रपति, उससे नीचे होते हैं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री। तो हमारा हातू गांव का जो बोलिए राष्ट्रपति के टाइप का, वो हातू मुंडा होता था, जो प्रशासनिक अधिकारी होता था। और पाहन क्या होता था, ये हमारा होता था धार्मिक प्रधान। ये आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछिएगा, जैसे 1 मास या 2 मास के लिए होते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था कितने स्तरीय थी, 4 स्तरीय थी। उसमें पहला था हातू, जो जिसे गांव कहते हैं, उनका पहला प्रधान होता था प्रशासनिक प्रधान, जो हातू मुंडा। दूसरा धार्मिक प्रधान होता था जिन्हें हम पाहन कहते थे। तीसरा होता था महतो। महतो का क्या काम होता था, सूचना पर पहुंचाना, यानी कि एक गांव का सूचना दूसरे गांव का सूचना इधर का सूचना उधर पहुंचाना। बस यही आपका क्या काम था, महतो का काम था। और ये जो हमारा दूसरा द्विस्तरीय में दूसरा है मेरा पट्टी का जो प्रधान होता था उसे हम कहते थे मानकी। और पहाड़ा का प्रधान को हम क्या कहते थे, पहाड़ा राजा। और राज्य जो होता था उसे हम क्या कहते थे, राजा। तो जैसा कि अभी भी हम लोग का भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। जैसा कि पहले छोटा कोर्ट होता है, उससे पहले हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे किसी गांव में झगड़ा हो गया, परिवार में झगड़ा हो गया उत्तराधिकारी के लिए, तो हम सब क्या करते हैं, पहले हम लोग हातू जाते हैं, वहाँ हातू मुंडा के पास जाते हैं। तो जैसे वो कुछ फैसला दिया, वो तो लोगों को नहीं, वो बोले कि नहीं हम हातू मुंडा का फैसला नहीं मानेंगे, तो वो कहाँ जाते हैं, पट्टी जाते हैं। तो पट्टी में भी अगर उन्हें मानकी, पट्टी के जो प्रधान होते हैं मानकी का भी उन्हें फैसला सही नहीं लगा, तो वो कहाँ गए, पहाड़ा राजा के पास। और पहाड़ा राजा के पास भी उन्हें उनका अगर फैसला सही नहीं लगा तो वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, यानी कि राजा के पास। और राजा जो उन्हें फैसला देता है वो उन्हें हमेशा मानना ही पड़ता है, चाहे जो भी हो। लेकिन ये जो है इसे ही हमें क्या बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट। तो
इस तरह हम देखते हैं कि जो बहुत साल ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के पहले, मुझे लगता है ये ईस्वी में बता नहीं पाऊंगी, उसके पहले से ही मतलब ये हमारे देश में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो जैसे कि ये हमारे 4 स्तरीय पंचायत हैं, तो कहीं कहीं ये जो पट्टी है, पट्टी को नहीं लिया गया है, पट्टी का जो प्रधान मानकी रहता है। लेकिन अब जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखेंगे तो 4 स्तरीय रहेंगे, तो 4 स्तरीय पर ही टिक करेंगे, क्योंकि और सभी जो शासन व्यवस्था है वो सब अधिकतर 2 स्तरीय ही है। तो अगर पट्टी को हम अभी ओमिट करते हैं तो सीधे पहाड़ा पर जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले खूंट तो सबसे छोटा इकाई है हमारे मुंडा शासन व्यवस्था की, और गांव हाथू तो कितना पहले था कि 12 गांव को मिला करके एक पहाड़ा बनाया था। लेकिन अभी जैसे जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से हमें क्या करते हैं, 20 गांव मिला के हमें पहाड़ा राजा बोलते हैं। ये पट्टी को ओमिट कर, क्योंकि किसी बुक में पट्टी के बारे में डिटेल दिया नहीं गया है, लेकिन 4 स्तरीय में पट्टी दिया हुआ है। तो 20 गांव को मिला के हम क्या बनाते हैं, पहाड़ा पंचायत। और पहाड़ा पंचायत का प्रमुख क्या होता है, पहाड़ा राजा। अब पहाड़ा के लिए मैं कुछ बता दे रही हूँ इसका। पहाड़ा राजा का पहला, जैसा कि आपने बोला, राष्ट्रपति हो गया आपका पहाड़ा राजा, और इसका जो सहयोगी जो सेकंड प्रधान हो गया उसे हम कहते हैं ठाकुर। और ठाकुर के बाद जो होता है इसे हम दीवान बोलते हैं। और दीवान से छोटा जो होता है, ये आपका उच्च से निम्न क्रम में मैंने लिखा है। दीवान से जो हम छोटा होता है उसे हम कहते हैं बरकंदाज। ये भी आप नोट कर लीजिए, बरकंदाज, जिसे हम सिपाही भी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, हमें जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैंने अभी बताया कि जो इसकी शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था में पहाड़ा राजा जो होता है वो पहाड़ा का प्रधान होता है, और उसके जो सहयोगी होते हैं, जो सेकंड नंबर में आते हैं ठाकुर। अगर पहाड़ा राजा की तबीयत खराब हो गई तो उसका काम देखेगा ठाकुर के बाद उसके सहयोगी होते हैं दीवान के बाद पांडे के बाद कर्ता के बाद लाल। और इसके पहले भी मैं ये मेंशन करना भूल गई थी, जिस तरह हाथू यानी गांव का जो प्रधान हाथू मुंडा होता है, अगर इसकी मृत्यु हो गई या फिर किसी काम से ये अपने कहीं गया, अनुपस्थित रहा, तो उसका काम ये पाहन देखेंगे। और महतो का काम है केवल सूचना पहुंचाना। तो पहाड़ा में पहाड़ा राजा मेन प्रधान होता है, और उसके जो सहयोगी होते हैं ठाकुर, दीवान, पांडे, कर्ता और लाल, ये 5 जो सहयोगी हैं ये क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये वंशानुगत। और इन्हें क्या मिलता है, इन्हें पहाड़ा राजा की तरह या फिर सभी कलेक्शन करके इन्हें कुछ टैक्स देते हैं या फिर कुछ पेमेंट इन्हें देना पड़ता है। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि मुंडा शासन व्यवस्था कैसी है, सहकारी संस्था है, उसमें ना हाथू गांव के प्रधान जो हाथू मुंडा होते हैं और मानकी पहाड़ा राजा, और ना ही राजा को कोई भी पेमेंट नहीं मिलता। ये बस एक सहयोग के अनुसार एक दूसरे से अपना लाभ लेकर के गांव को चलाते हैं। लेकिन जब पहाड़ा राजा के अंदर जो ये रखते हैं अपने सहयोगी ठाकुर, दीवान, पांडे, कर्ता, लाल, इन सबको वे कुछ पैसा देते हैं। जैसा कि हमें पहले जो ईसा पूर्व में है ये ऐसा चलता था, समझ लीजिए कि ईसा पूर्व में भी इस तरह चलता था। तो पहाड़ा राजा से छोटे क्या हुए, ठाकुर से छोटे हुए दीवान से छोटे हुए पांडे के बाद कर्ता के बाद लाल। तो दीवान का भी जो दो दीवान में भी डिवाइडेड है पार्ट। एक होता है गढ़ दीवान और दूसरा हो गया आपका राज दीवान। गढ़ दीवान आपका हो गया कि आपका गांव का ही प्रशासनिक व्यवस्था देखता है, और राज दीवान आपका हो गया जैसे कि गांव से जैसे उस गांव में क्या हो रहा है, तो इसको आप विदेश मंत्री बोल सकते हैं। अदर गांव का भी ये सूचनाएं, मतलब दूसरे गांव का सूचना ये देता है। दूसरे गांव का भी जो भी हमारे जो ज्ञान की जो सामग्री मिलती है उसे वो
गांव में इकट्ठा करके बताता है कि दूसरे गांव में लोग ऐसे तरक्की कर रहे हैं, हमें भी अपने गांव की तरक्की इसी तरह करनी चाहिए दूसरे गांव की सूचना के अनुसार। क्योंकि जैसा कि फ्रेंड्स जानते हैं कि आप दूसरे को भी देख के मोटिवेट होते हैं, बढ़ते हैं। तो गढ़ दीवान अपने गांव की पारंपरिक शासन व्यवस्था देखता है और राज दीवान जो होता है दूसरे गांव की सूचना देता है, उसके अनुसार हमें क्या प्रोग्रेस करना चाहिए अपने गांव में, ये बताता है। और पांडे का काम है जितने भी लेखा जोखा का काम है, यानी बोलिए डॉक्यूमेंट्स या लेखा का काम, जो भी काम है ये तो आपका काम करता है पांडे। इसे हम लेखाकार भी कर सकते हैं। और 4th नंबर में कर्ता जिसे हम कहते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ दारोगा का जो काम होता है वही काम होता है कर्ता का। और 5वां आपका क्या हो गया, लाल में भी ये 3 प्रकार में डिवाइड है, बड़ लाल, मंझ लाल और छोट लाल। बड़े लाल, मंझ लाल और छोट लाल, ये लाल के बारे में बताया गया है। और जैसा कि यहाँ पर मैंने क्या बताया, पहला तो पहाड़ा राजा का जो ये मान लीजिए राजा है, तो ये मंत्री है, ये सेनापति है, ये उसे छोटा कुछ मंत्री है, इस तरह करके बढ़ रहा है। दीवान का भी एक और छोटा पार्ट हुआ, गढ़ दीवान, राज दीवान, और एक हो गया आपका, क्योंकि एक मैं यहाँ मेंशन करना भूल गई थी, बरकंदाज का काम भी एक सिपाही की तरह ही होता है, जो जैसे कि गांव में हो रहे हैं दंगे फसाद में है, वो अपने बल पर इन्हें इसे रोकने का काम है, जो दीवान का ही प्रकार होता है। और लाल में आ गया आपका बड़ लाल, मंझ लाल, छोट लाल। तो मुंडा शासन व्यवस्था को पहला तो आप बताएं, जाने की सहकारी संस्था है, 4 स्तरीय है। और पहला है आपका हाथू, दूसरा है पट्टी, तीसरा है पहाड़ा और चौथा है राजा। और हाथू का प्रधान जो आपका होता है, प्रशासनिक प्रधान हाथू मुंडा होता है, पट्टी का प्रधान मानकी होता है, पहाड़ा का प्रधान पहाड़ा राजा होता है, और राज का प्रधान राजा, जिसको हमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अब इसमें मुंडा शासन व्यवस्था में जैसे मेन है, ये 3 पवित्र स्थल है। 3 पवित्र स्थल है, ये हमेशा एग्जाम में जरूर से पूछे जाते हैं। पहला आपका हो गया आपका सरना को हम क्या कहते हैं, पूजा स्थल। दूसरा आपका हो गया अखड़ा जिसे हम कह सकते हैं कि जहां सभी मिल करके जमा होते हैं, जहां मीटिंग होती है, ये कह सकते हैं मीटिंग, जहां कुछ फैसले लिए जाते हैं, जहां कोई समारोह आयोजित किया जाता है, जैसे नाच गान का। ये समारोह मतलब भीड़ भाड़ का जो भी काम है वो हमारा अखड़ा में संपन्न होता है। और तीसरा हो गया हमारा शासन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शासन क्या है, 3 पवित्र स्थल में शासन जो है जहां मरे हुए लोगों का क्रियाक्रम किया जाता है। तो ये आप सभी नोट कर लीजिए, शासन क्या कहता है, जहां मरे हुए लोगों का क्रियाक्रम किया जाता है। जिस तरह मुस्लिम में होता है कि लोग जब मर जाते हैं तो उन्हें दफनाने के बाद उनका एक कब्र बना देता है, उसी तरह शासन में शासन एक ऐसी जगह है जहां जो मुंडा लोग होते हैं वहां क्रियाक्रम के बाद एक पत्थर रख देते हैं और वो पत्थर को पवित्र मानते हैं। समय समय पर जाकर वे पत्थर के पास जाकर के पूजा करते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है आपका शासनदिरी, यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ पहले के क्वेश्चन में भी, शासनदिरी। तो शासनदिरी क्या है, तो शासनदिरी को आप कह सकते हैं कि जहाँ जो क्रियाक्रम के बाद एक पत्थर रख दिया जाता है और उसे पवित्र माना जाता है, इसे हम शासनदिरी कहते हैं। और अखड़ा, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अखड़ा में जो नाच गान का कार्यक्रम होता है या फिर यहाँ पर जो मीटिंग होते हैं तो वहां पर एक युवा स्थल भी बनाया जाता है, युवा गृह। तो
युवा गृह जो होता है, मुंडाओं का जो युवा गृह होता है उसे हम कहते हैं गीती ओड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इन्हें अच्छी तरह से नोट कर लें, क्योंकि मुंडा शासन जैसा 1 मार्च या 2 मार्च के लिए है। तो इस हिसाब से हम तो कह रहे हैं कि मेरा ये मुंडा शासन व्यवस्था यहाँ तक खत्म हुआ है कि उसके युवा गृह को गीतीओड़ा कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। एक जो मुर्दाओं को दफनाने का स्थल है उसे शासन कहते हैं, और शासन देरी वह जगह है जहाँ पर हम पत्थर रखते हैं उन्हें दफनाने के बाद या फिर उनका क्रियाक्रम के बाद। और अखड़ा जो है जहाँ मीटिंग होते हैं, जो भीड़ भाड़ वाले काम होते हैं। और सरना क्या है, एक पूजा स्थल है। और ये जो उनके पाठ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं भी कुछ पूछ सकता है। पांडे का मतलब क्या होता है, लेखाकार, कर्ता क्या है, दरोगा है, लाल के पाठ है, बड़ लाल, मंझ लाल, छोट लाल। तो इस तरह करके आप अपना मुंडा शासन व्यवस्था कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था। जैसा कि यहाँ भी आप देख रहे हैं पहाड़ा है, तो इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा दोस्तों, क्योंकि पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था केवल उरांव के लिए है। यहाँ पहाड़ा एक पार्ट है, जैसे मुंडा शासन व्यवस्था का एक पार्ट है पहाड़ा, और लेकिन पहाड़ा पंचायत व्यवस्था जो है वो उरांव के लिए है। तो उसे मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो जैसा कि मैंने इतना सारा आप लोगों को पढ़ाया मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में, अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी इससे जानकारी अच्छी प्राप्त होती है तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का जो सहयोग और समर्थन है उसी से मैं आगे की क्लास ले सकूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहिए, लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।